अध्याय 10 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 एडवांस्ड। नमस्कार, कक्षा में आपका स्वागत है। इस अध्याय में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 एप्लीकेशन की एडवांस्ड स्किल सीखेंगे। इस अध्याय में हम कवर करेंगे चार्ट, एक चार्ट के एलिमेंट, चार्ट टाइप, सही चार्ट टाइप सेलेक्ट करना, नया चार्ट बनाना, चार्ट को मॉडिफाई व फॉर्मेट करना, स्पार्क लाइन बनाना, स्पार्क लाइन मॉडिफाई करना, एक्सेल में टेबल में कार्य करना, व्हाट इफ एनालिसिस, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक, डेटा विश्लेषण, पाइवोट टेबल, परिचय, पाइवोट टेबल बनाना और एडिट करना, पाइवोट चार्ट, एक्सेल 2010 के अन्य फीचर, स्लाइसर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डुप्लीकेट पर कार्य करना, टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड, वर्कशीट प्रोटेक्ट करना, चार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट द्वारा डेटा का चित्रमय या ग्राफिकल प्रदर्शन किया जाता है। चार्ट की सहायता से आपके श्रोता आपकी प्रेजेंटेशन में संख्याओं के पीछे छिपे अर्थ को आसानी से समझ सकते हैं तथा तुलना और रुझान को दिखाना बहुत आसान हो जाता है। एक चार्ट में कई एलिमेंट या तत्व होते हैं, जिसमें से कुछ डिफॉल्ट रूप से प्रदर्शित होते हैं, जबकि दूसरों को आवश्यकता के अनुसार जोड़ा जा सकता है। आप भी प्रदर्शन बदलने के लिए विभिन्न चार्ट तत्वों को हटा या जोड़ सकते हैं। एक चार्ट के मुख्य एलिमेंट, एक चार्ट में बहुत से एलिमेंट्स होते हैं। आप चार्ट एलिमेंट को दूसरी जगह स्थानांतरित कर या रिसाइज कर या फॉर्मेट बदलकर उसका प्रदर्शन बदल सकते हैं। कुछ चार्ट एलिमेंट्स को हटाया भी जा सकता है अगर आप उन्हें दिखाना नहीं चाहते। आइए चार्ट के विभिन्न एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। चार्ट टाइटल चार्ट के बारे में विवरण प्रदर्शित करता है। चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया, वर्टिकल एक्सिस या वैल्यू एक्सिस संख्यात्मक पैमाना है जो डेटा पॉइंट वैल्यू को दिखाता है। एक बार चार्ट में हॉरिजॉन्टल एक्सिस ही वैल्यू एक्सिस होती है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस या कैटेगरी एक्सिस, ये वह लाइन है जहां बहुत सी डेटा सीरीज व्यवस्थित की जाती है। यह चार्ट का हॉरिजॉन्टल भाग है। बार चार्ट वर्टिकल एक्सिस ही कैटेगरी एक्सिस कहलाती है। लेजेंड, चार्ट पर प्रत्येक डेटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित होगी, यह लेजेंड द्वारा निर्णय लिया जाता है। जटिल चार्ट्स के लिए यह एक महत्वपूर्ण घटक तत्व है। डेटा पॉइंट्स, हॉरिजॉन्टल बार यानी क्षैतिज बार, लाइंस, कॉलम और अन्य डेटा मार्कर। डेटा सीरीज, एक वर्कशीट में रो या कॉलम से संबंधित डेटा पॉइंट को एक साथ डेटा सीरीज में ग्रुप किया जाता है। डेटा सीरीज में चार्ट के सभी संबंधित डेटा पॉइंट होते हैं। अगर चार्ट में एकाधिक डेटा सीरीज होती है तो उनके कलर और स्टाइल अलग अलग रहते हैं। डेटा लेबल्स, डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू डेटा लेबल्स कहलाती है। ग्रिड लाइंस, प्लॉट एरिया में दिखाई देने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ग्रिड लाइंस कहलाती हैं। चार्ट के प्रकार, आइए अब देखते हैं कि एक्सेल 2010 में उपलब्ध विभिन्न चार्ट टाइप्स क्या क्या हैं। कॉलम चार्ट, एक कॉलम चार्ट दो या दो से अधिक कैटेगरी की तुलना करने में सक्षम है। वैल्यू को वर्टिकल बार के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। हर कॉलम वर्कशीट में एक सिंगल वैल्यू का प्रतिनिधित्व करता है। यह सामान्यतया एक समय अवधि में विभिन्न आइटम्स के वेरिएशन को दर्शाने के लिए उपयोग होता है। कॉलम चार्ट में कैटेगरी हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज लाइनों में दिखाई देती है और मूल्य वर्टिकल दिखते हैं, लेकिन एक बार चार्ट में कैटेगरी वर्टिकल दिखाई देती है। बार चार्ट, यह कॉलम चार्ट के ही समान है, सिवाय इसके कि बार वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल रूप में दिखते हैं। एक बार चार्ट समय की एक निश्चित अवधि में आइटम के बीच तुलना पर प्रकाश डालता है। पाई चार्ट, मुख्य रूप से प्रत्येक मान के कुल टोटल में
योगदान को दिखाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। पाई चार्ट शेयर्स की तुलना को आसान बनाते हैं। प्रत्येक मूल्य को पाई के एक टुकड़े के रूप में दिखाया जाता है, जिससे यह देखना आसान हो जाए कि कौन से मूल्य एक पूरे के प्रतिशत को बनाते हैं। पाई चार्ट में सिर्फ एक चार्ट डेटा श्रृंखला होती है। इस प्रकार के चार्ट के लिए सभी वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए। लाइन चार्ट। एक लाइन चार्ट समय के साथ रुझान दिखाने के लिए आदर्श है, जहां नियमित समय अंतराल हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस पर प्लॉट किए जाते हैं। इसमें डेटा पॉइंट लाइन से जुड़े होते हैं, जिससे यह देखना आसान हो जाता है कि वैल्यू समय के साथ बढ़ रही है या घट रही है। एरिया या क्षेत्र चार्ट। ये चार्ट समय के साथ परिवर्तन एवं इन परिवर्तनों के योग दोनों को बताता है। ये चार्ट लाइन चार्ट के ही समान है, सिवाय इसके कि लाइनों के नीचे के क्षेत्र भरे रहते हैं। एरिया चार्ट समय के साथ मूल्यों के सापेक्ष महत्व को दर्शाता है। एक्स वाई स्कैटर चार्ट। एक्स वाई चार्ट या स्कैटर चार्ट डेटा पॉइंट या मूल्यों के दो सेट के बीच संबंध का विश्लेषण करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और वे मूल्यों की जोड़ी की तुलना करते हैं। एक लाइन चार्ट के विपरीत इन चार्ट में डेटा में नियमित रूप से स्पेस होने की जरूरत नहीं है। यह हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर कैटेगरी और वर्टिकल एक्सिस पर मूल्यों के स्थान पर दोनों एक्सिस पर संख्यात्मक मूल्यों का उपयोग करता है। लाइंस किस चीज का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसे दिखाने के लिए लेजेंड का उपयोग किया जाता है। स्टॉक चार्ट। ये चार्ट अक्सर शेयर कीमतों का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये चार्ट वैज्ञानिक डेटा जैसे तापमान में परिवर्तन को दर्शाने के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। सरफेस चार्ट। ये दो बदलते वेरिएबल से उत्पन्न उच्च और निम्न बिंदुओं को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सरफेस चार्ट आपको एक 3D परिदृश्य में डेटा प्रदर्शित करने के लिए अनुमति देता है। वे बड़े डेटा सेट के साथ सबसे अच्छा काम करता है, ताकि आप एक ही समय में विभिन्न प्रकार की जानकारी देख सकें। सरफेस चार्ट एक सतत कर्व में दो आयामों में मूल्यों के रुझान प्लॉट करते हैं। एक सरफेस चार्ट में रुझान एक तीसरे वेरिएबल पर दो वेरिएबल के संयुक्त प्रभाव दिखाते हैं। एक सरफेस यानी सतह का उपयोग करने के लिए आपको कम से कम दो डेटा श्रृंखला की जरूरत होती है, जो एक XY चार्ट की तरह संख्यात्मक हो। बबल चार्ट। एक बबल चार्ट स्कैटर चार्ट का एक प्रकार है। बुलबुले का आकार तीसरे वेरिएबल के मूल्य को इंगित करता है। अपने डेटा को व्यवस्थित करने के लिए X वैल्यू को एक रो या कॉलम में रखें और उससे संबंधित Y वैल्यू को एवं बबल आकार को सटे हुए रो या कॉलम में रखें। डोनट चार्ट। डोनट चार्ट पाई चार्ट का ही एक भिन्न प्रकार है। पाई चार्ट एक डेटा श्रृंखला तक प्रतिबंधित होता है, लेकिन डोनट चार्ट में ऐसे कोई भी प्रतिबंध नहीं है। रडार चार्ट। एक रडार चार्ट व्यक्तिगत और समूह परिणामों के बीच के संबंध को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका एक विशेष उपयोग है। एक रडार चार्ट में प्रत्येक श्रेणी यानी कैटेगरी का अपना एक्सेस होता है, जो कि केंद्र बिंदु से निकलती है। डेटा पॉइंट हर स्पोक के बगल में प्लॉट किए जाते हैं और उस श्रृंखला के डेटा पॉइंट लाइनों से जुड़े हुए होते हैं। चार्ट तैयारी की प्रक्रिया में 4 बुनियादी स्टेप हैं। तय करना कि चार्ट का प्रयोजन क्या है, अर्थात उससे क्या संदेश देना है। चार्ट के लिए डेटा की व्यवस्था करना, चार्ट तैयार करना, चार्ट फॉर्मेटिंग, सही चार्ट टाइप चुनना। जैसा कि आपने सीखा, एक्सेल में अलग अलग उद्देश्य और विभिन्न परिदृश्यों के लिए कई प्रकार के चार्ट उपलब्ध हैं। जब भी हम डेटा देखने के लिए डिस्प्ले करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सही चार्ट प्रकार का चयन करें। सभी चार्ट डेटा को विजुअली प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अलग अलग चार्ट अलग अलग तरीके से डेटा प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए, लाइन चार्ट समय के साथ परिवर्तन दिखाने के लिए उपयोगी होते हैं, जबकि पाई चार्ट
पूरे से भागों के संबंध को दिखाने के लिए उपयोगी होते हैं। एक्सेल 2010 का लगातार उपयोग आपको उससे और अधिक परिचित करेगा और आपको सही चार्ट प्रकार व उन चार्ट प्रकार के लिए सबसे अच्छा फॉर्मेट चुनने में कुशल बनाएगा। सबसे अच्छे चार्ट प्रकार और फॉर्मेट का उपयोग कर आप सबसे सार्थक तरीके से अपने डेटा को प्रदर्शित कर सकेंगे। चार्ट का उद्देश्य या संदेश तय करना। एक चार्ट के मूल उद्देश्य हो सकते हैं तुलना, समय के साथ ट्रेंड दिखाना, वितरण दिखाना, संबंधों को समझना, साबुत के कुछ हिस्सों को दिखाना, विचलन ढूंढना। आइए अब इन उद्देश्यों को समझते हैं और यह देखते हैं कि किस उद्देश्य के लिए कौन सा चार्ट टाइप सर्वश्रेष्ठ रहेगा। चार्ट जो तुलना के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कुछ मूल्यों की किसी अन्य के साथ तुलना के लिए, उदाहरण के लिए अलग अलग क्षेत्रों में दो उत्पादों की बिक्री की तुलना में निम्नलिखित चार्ट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बार चार्ट, कॉलम चार्ट, स्कैटर चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट। समय के साथ ट्रेंड, समय के साथ रुझान दिखाने के लिए, उदाहरण के लिए पिछले 12 महीने के दौरान एक कोर्स में प्रवेश की संख्या, पिछले 6 महीनों में एक शेयर की कीमत। जो चार्ट इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो हैं कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, चार्ट जो वितरण दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वितरण, उदाहरण के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर के या किसी अन्य कॉल सेंटर में कॉल इंतजार समय दिखाने के लिए इन चार्ट का उपयोग किया जा सकता है। कॉलम चार्ट, स्कैटर चार्ट, लाइन चार्ट, बॉक्स प्लॉट। दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच संबंधों को दिखाने के लिए जो चार्ट इस्तेमाल किया जा सकता है वह है स्कैटर चार्ट, लाइन चार्ट। पूरे के भागों को दिखाने के लिए, उदाहरण के लिए कुल अंक की तुलना में कोर्स या परीक्षा में एक विषय के वेटेज को दिखाने के लिए जो चार्ट इस्तेमाल किया जा सकता है वह है पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट। सामान्य से विचलन का पता लगाने के लिए, जैसे कि गणित की परीक्षा में विद्यार्थियों के नंबर दिखाने और विचलन प्रदर्शित करने। कमजोर छात्र दर्शाने के लिए जो चार्ट इस्तेमाल किया जा सकता है वह है कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट। एक नया चार्ट बनाना। कॉलम और बार चार्ट की तरह अधिकांश चार्ट के लिए आप एक वर्कशीट पर रो या कॉलम में व्यवस्थित डेटा से चार्ट प्लॉट कर सकते हैं। हालांकि कुछ प्रकार के चार्ट्स जैसे पाई चार्ट और बबल चार्ट में एक विशिष्ट डेटा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। वर्कशीट पर वह डेटा अरेंज कर लें जो आप चार्ट पर प्लॉट करना चाहते हैं। एक्सेल अपने आप यह पता लगा लेता है कि आपके डेटा को चार्ट में प्लॉट करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। उन सेल का चयन करें जिसमें वह डेटा है जो आप चार्ट बनाने के लिए काम में लेना चाहते हैं। यदि आप केवल एक सेल चुनते हैं, एक्सेल अपने आप ही उसके पास के उन सभी सेल्स का डेटा चार्ट बनाने के लिए उपयोग कर लेता है। रिबन पर इंसर्ट टैब पर क्लिक करें और चार्ट समूह ग्रुप में इच्छित चार्ट श्रेणी का चयन करें। उपलब्ध चार्ट टाइप देखने के लिए इंसर्ट चार्ट डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करें और फिर एरो पर क्लिक कर विभिन्न चार्ट टाइप स्क्रॉल कर देखें। चार्ट टाइप का चयन करें। डिफॉल्ट रूप से चार्ट वर्कशीट पर ही एक एम्बेडेड चार्ट की तरह जुड़ जाता है। एक्सेल 2010 में आप कॉम्बिनेशन चार्ट भी बना सकते हैं जो कि एक्सेल में उपलब्ध दो या उससे अधिक चार्ट टाइप का मिश्रण होते हैं। चार्ट मॉडिफाई या फॉर्मेट करना। एक बार आप चार्ट इंसर्ट कर देते हैं, चार्ट टूल्स का एक सेट प्रदर्शित होने लगता है जिसमें 3 टैब रिबन पर दिखते हैं। ये तीनों टैब
तभी दिखते हैं जब चार्ट का चयन किया रहता है। आप इन 3 टैब्स के उपयोग कर चार्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। 3 टैब्स हैं डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट टैब। किसी पूर्व निर्धारित चार्ट लेआउट का चयन करना। उस चार्ट को क्लिक करें जिसे आप फॉर्मेट करना चाहते हैं। यह डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट टैब्स को जोड़कर चार्ट टूल्स प्रदर्शित करता है। डिजाइन टैब पर चार्ट लेआउट ग्रुप में उस चार्ट लेआउट पर क्लिक करें जिसे आप उपयोग करना चाहते हैं। किसी पूर्व निर्धारित चार्ट शैली का चयन करना। उस चार्ट को क्लिक करें जिसे आप फॉर्मेट करना चाहते हैं। यह डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट टैब्स को जोड़कर चार्ट टूल्स प्रदर्शित करता है। डिजाइन टैब पर चार्ट स्टाइल समूह में उस चार्ट स्टाइल पर क्लिक करें जिसे आप उपयोग करना चाहते हैं। चार्ट एलिमेंट के लेआउट में मैन्युअली परिवर्तन करना। उस चार्ट को क्लिक करें या चार्ट एलिमेंट का चयन करें जिसका आप लेआउट परिवर्तित करना चाहते हैं। लेआउट टैब पर लेबल्स ग्रुप में इच्छित लेबल लेआउट विकल्प पर क्लिक करें। एक्सेस ग्रुप में इच्छित एक्सेस या ग्रिड लाइन विकल्प पर क्लिक करें। बैकग्राउंड ग्रुप में इच्छित लेआउट विकल्प पर क्लिक करें। चार्ट एलिमेंट की स्टाइल में मैन्युअली परिवर्तित करना। उस चार्ट तत्व पर क्लिक करें जिसके लिए आप स्टाइल परिवर्तित करना चाहते हैं। फॉर्मेट टैब पर यह कार्य करें। किसी चयनित चार्ट एलिमेंट को फॉर्मेट करने के लिए करंट सिलेक्शन ग्रुप में फॉर्मेट सिलेक्शन पर क्लिक करें और फिर इच्छित फॉर्मेट विकल्पों का चयन करें। किसी चयनित चार्ट एलिमेंट की आकृति फॉर्मेट करने के लिए शेप स्टाइल्स ग्रुप में इच्छित स्टाइल पर क्लिक करें या शेप फिल, शेप आउटलाइन अथवा शेप इफेक्ट्स पर क्लिक कर इच्छित फॉर्मेट विकल्पों का चयन करें। वर्ड आर्ट का उपयोग करते हुए किसी चयनित चार्ट एलिमेंट में टेक्स्ट फॉर्मेट करने के लिए वर्ड आर्ट स्टाइल्स ग्रुप में किसी स्टाइल पर क्लिक करें। आप टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट आउटलाइन या टेक्स्ट इफेक्ट पर भी क्लिक कर सकते हैं और फिर इच्छित फॉर्मेट विकल्पों का चयन कर सकते हैं। चार्ट शीर्षक जोड़ना। जिस चार्ट में आप शीर्षक जोड़ना चाहते हैं उस पर कहीं भी क्लिक करें। लेआउट टैब पर लेबल ग्रुप में चार्ट टाइटल क्लिक करें। सेंटर ओवरले टाइटल या अबव चार्ट पर क्लिक करें। चार्ट में दिखाई देने वाले चार्ट टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में इच्छित पाठ लिखें। टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए इसका चयन करें और फिर मिनी टूल बार पर इच्छित फॉर्मेट विकल्पों पर क्लिक करें। अक्ष यानी एक्सिस शीर्षक जोड़ना। जिस चार्ट में आप अक्ष शीर्षकों को जोड़ना चाहते हैं उस पर कहीं भी क्लिक करें। प्राथमिक हॉरिजॉन्टल कैटेगरी अक्ष में शीर्षक जोड़ने के लिए प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल पर क्लिक करें और फिर इच्छित विकल्प पर क्लिक करें। प्राथमिक वर्टिकल वैल्यू अक्ष में कोई शीर्षक जोड़ने के लिए प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस टाइटल पर क्लिक करें और फिर इच्छित विकल्प पर क्लिक करें। गहराई सीरीज अक्ष में कोई शीर्षक जोड़ने के लिए डेप्थ एक्सिस टाइटल पर क्लिक करें और फिर इच्छित विकल्प पर क्लिक करें। चार्ट में दिखाई देने वाले एक्सिस टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में इच्छित टेक्स्ट लिखें। टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए इसका चयन करें और फिर मिनी टूलबार पर इच्छित फॉर्मेट विकल्पों पर क्लिक करें। डेटा लेबल्स जोड़ना। एक चार्ट पर सभी डेटा सीरीज से सभी डेटा बिंदुओं पर कोई डेटा लेबल जोड़ने के लिए चार्ट एरिया पर क्लिक करें। किसी डेटा श्रृंखला की सभी डेटा बिंदुओं में डेटा लेबल जोड़ने के लिए डेटा श्रृंखला में कहीं भी क्लिक करें जहां आप लेबल करना चाहते हैं। किसी डेटा श्रृंखला में किसी एकल डेटा पॉइंट में कोई डेटा लेबल जोड़ने के लिए उस डेटा श्रृंखला पर क्लिक करें जिसमें डेटा पॉइंट शामिल हो और फिर उस डेटा पॉइंट पर क्लिक करें जिसे आप लेबल करना चाहते हैं। यह डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट टैब्स को मिलाकर
चार्ट टूल्स प्रदर्शित करता है। लेआउट टैब पर लेबल्स ग्रुप में डेटा लेबल्स पर क्लिक करें और फिर इच्छित प्रदर्शन विकल्प पर क्लिक करें। चार्ट मूव करने के लिए इसे इच्छित स्थान तक माउस से ड्रैग करें। चार्ट का आकार बदलना। चार्ट का आकार बदलने के लिए चार्ट पर क्लिक करें और फिर इच्छित आकार देने के लिए आकार देने वाला हैंडल ड्रैग करें। फॉर्मेट टैब पर साइज ग्रुप में शेप हाइट और शेप विड्थ बॉक्स में आकार दर्ज करें। डिजाइन टैब का इस्तेमाल कर चार्ट में संशोधन करना। डिजाइन टैब्स की कमांड समूहों के तहत प्रदर्शित विभिन्न कमांड बटन के कमांड इस तरह से हैं। टाइप कमांड ग्रुप, चेंज चार्ट टाइप। यह कमांड चार्ट टाइप प्रकार को किसी अन्य प्रकार में परिवर्तन हेतु उपयोग में लाया जाता है। सेव एज टेम्पलेट, यह एक चार्ट की फॉर्मेटिंग तथा लेआउट को टेम्पलेट की तरह सेव करता है जिससे कि इसे भविष्य में अन्य चार्ट पर अप्लाई किया जा सके। डेटा कमांड ग्रुप, स्विच रो कॉलम, वर्कशीट डेटा जिनके चार्ट के एक्सेस लेबल्स के साथ लेजेंड एंट्रीज में किया जाता है उनको तत्काल प्रभाव से स्वैप इंटरचेंज कर देता है। सेलेक्ट डेटा, इसका कार्य डेटा चार्ट में शामिल सेल रेंजेस को बदलना है। लेआउट टैब, लेबल्स कमांड्स ग्रुप, चार्ट लेआउट को लेआउट टैब से संशोधित करना। लेआउट टैब में बहुत से कमांड ग्रुप होते हैं जिसमें प्रत्येक में कुछ कमांड बटन हैं जिनमें से कुछ के बारे में अभी हम बात करेंगे। लेबल्स कमांड ग्रुप, चार्ट टाइटल, यह चार्ट शीर्षक को जोड़ता है, हटाता है या जगह परिवर्तन करता है। एक्सेस टाइटल, यह लेबल अक्ष को जोड़ता है, हटाता है या जगह परिवर्तन करता है। लेजेंड, यह चार्ट लेजेंड जोड़ता है, हटाता है या जगह परिवर्तन करता है। डेटा लेबल, यह डेटा लेबल जोड़ता है, हटाता है या जगह परिवर्तन करता है। डेटा टेबल, चार्ट में एक डेटा तालिका यानी टेबल जोड़ता है। एक्सेस कमांड ग्रुप, एक्सेस कमांड ग्रुप, एक्सेस, यह प्रत्येक एक्सेस के लेआउट का परिवर्तन एवं फॉर्मेटिंग में बदलाव करता है। ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइनों को दिखाना है या नहीं दिखाना यह निश्चित करता है। बैकग्राउंड कमांड ग्रुप, बैकग्राउंड कमांड ग्रुप, बैकग्राउंड कमांड ग्रुप, प्लॉट एरिया, प्लॉट क्षेत्र दिखाना है या नहीं दिखाना यह निश्चित करता है। चार्ट वॉल, यह चार्ट की वॉल के प्रारूप तैयार करता है। चार्ट फ्लोर, यह 3D चार्ट के फ्लोर को फॉर्मेट करता है। 3D रोटेशन, ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको 3D शैडो और रोटेशन की तरह चार्ट के 3D दृष्टिकोण को बदलने के लिए सक्षम बनाता है। फॉर्मेट टैब के माध्यम से चार्ट अलाइनमेंट को फॉर्मेट करना। आइए अब एक एक करके फॉर्मेट टैब के विभिन्न कमांड ग्रुप्स और उसमें शामिल कमांड बटन के बारे में जानते हैं। शेप स्टाइल कमांड ग्रुप, शेप स्टाइल कमांड ग्रुप, इस कमांड ग्रुप में विभिन्न कमांड बटन्स होते हैं। शेप स्टाइल्स कमांड बटन चार्ट एलिमेंट के पूर्वावलोकन तथा विजुअल स्टाइल के अवलोकन करने में ड्रॉप डाउन गैलरी की अहम भूमिका है। शेप फिल कमांड बटन चार्ट तत्वों में भरे जाने और देखे जाने वाले रंग के लिए ड्रॉप डाउन कलर बार उपलब्ध करता है। शेप आउटलाइन कमांड बटन चार्ट तत्व की रूपरेखा के लिए रंग, चौड़ाई और रेखा शैली निर्दिष्ट करने के लिए विकल्प प्रदान करता है। शेप इफेक्ट्स कमांड बटन चयनित चार्ट तत्वों पे आवश्यकतानुसार शैडो, ग्लो, रिफ्लेक्शन और 3D रोटेशन के विजुअल इफेक्ट अप्लाई करता है। वर्ड आर्ट स्टाइल कमांड ग्रुप, वर्ड आर्ट स्टाइल कमांड ग्रुप, इस कमांड ग्रुप में विभिन्न कमांड बटन होते हैं। वर्ड आर्ट स्टाइल कमांड बटन चयनित टेक्स्ट की विजुअल स्टाइल प्रीव्यू और चयन करने में मदद करता है। टेक्स्ट फिल कमांड बटन चार्ट के शीर्षक के चयनित भाग में भरे रंग को पूर्वावलोकन के तौर पर दिखाता है। यदि शीर्षक को चयनित नहीं किया तो चार्ट के सभी शीर्षक को उसी कलर में दिखाता है। टेक्स्ट आउटलाइन कमांड बटन
चार्ट के शीर्षक के चयनित भाग की टेक्स्ट आउटलाइन को सेलेक्ट करता है। यदि किसी का चयन नहीं किया गया तो संपूर्ण शीर्षकों का चयन करता है। टेक्स्ट इफेक्ट्स कमांड बटन चयनित चार्ट एलिमेंट्स यानी तत्वों पर विजुअल इफेक्ट जैसे शैडो, ग्लो, रिफ्लेक्शन और 3D रोटेशन को लागू करता है। ब्रिंग फॉरवर्ड कमांड बटन ब्रिंग फॉरवर्ड कमांड बटन चयनित वस्तु को एक स्तर आगे लाता है या सभी वस्तुओं के सामने लाने के लिए उपयोग होता है। सेंड बैकवर्ड कमांड बटन चयनित वस्तु को एक स्तर पीछे या सभी वस्तुओं के पीछे भेजता है। सिलेक्शन पैन कमांड बटन सिलेक्शन पैन को दर्शाता है जिससे कि एकल वस्तुओं का चयन कर उनके क्रम या दिखावट में बदलाव किया जा सके। अलाइन कमांड बटन कई चयनित वस्तुओं के किनारों को अलाइन करता है जिनको एक पेज में समान रूप से केंद्रित या वितरित किया जा सके। ग्रुप कमांड बटन इस कमांड से वस्तुओं को एक साथ ग्रुप किया जाता है जिससे उनको एक वस्तु की तरह ट्रीट किया जा सके। रोटेट कमांड बटन इस कमांड से चयनित वस्तु को रोटेट या फ्लिप किया जा सकता है। स्पार्कलाइन स्पार्कलाइन एक्सेल 2010 के वर्जन के अंतर्गत नए प्रकार के मिनिएचर चार्ट प्रस्तुत किए गए हैं जिसे स्पार्कलाइन कहते हैं, जो एक सेल में समायोजित यानी फिट होता है और संगठित डेटा के रुझान की ओर उनके परिवर्तन को प्रस्तुत करता है। यह चार्ट के लिए एक सुविधाजनक विकल्प है। इनके कॉम्पैक्ट यानी छोटे होने के कारण आप अपने वर्कशीट में उनकी एक बड़ी संख्या रख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप प्रत्येक पंक्ति पर एक स्पार्कलाइन का उपयोग उस पंक्ति के भीतर डेटा का रुझान दिखाने के लिए कर सकते हैं। एक्सेल 2010 में स्पार्कलाइन वर्कशीट के सेल की ऊंचाई में डेटा को प्रदर्शित करता है और इन तीन में से एक प्रकार का होता है। लाइन जो जुड़ी लाइनों के रूप में चयनित वर्कशीट के डेटा को वैल्यू या मान पर आधारित प्रस्तुत करती है। यह रेखा चार्ट के समान है। कॉलम जो मिनिएचर के कॉलम के रूप में चयनित वर्कशीट के डेटा को प्रस्तुत करती है। यह कॉलम चार्ट के समान है। विन लॉस जो विन लॉस के रूप में चार्ट के चयनित वर्कशीट के डेटा को प्रस्तुत करती है, जहां विन नीले स्क्वायर के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। जो लाल स्क्वायर ऊपर दिखाई देते हैं वो लॉस को प्रदर्शित करते हैं। यह कॉलम चार्ट के ही समान है। फर्क बस यह है कि यह वैल्यू कितनी ऊपर और नीचे है, इसके बजाय प्रत्येक वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव यह प्रदर्शित करता है। आइए अब समझते हैं कि स्पार्कलाइन की जरूरत क्या है। जब स्पार्कलाइन मूल रूप से चार्ट ही है तो हमें चार्ट के बजाय स्पार्कलाइंस का उपयोग क्यों करना चाहिए? स्पार्कलाइंस का कुछ लाभ है जो कि उन्हें कई मामलों में और अधिक सुविधाजनक बनाते हैं। चलिए कल्पना करें कि आपके डेटा में हजारों पंक्तियां हैं। अगर आप हर एक पंक्ति में एक स्पार्कलाइन इंसर्ट करते हैं तो उसका डेटा स्रोत उसके बिल्कुल बगल में होता है, जिससे उस डेटा यानी संख्या और स्पार्कलाइन के बीच कनेक्शन को देखना आसान होता है। यदि आप एक पारंपरिक चार्ट का इस्तेमाल करते हैं तो सभी पंक्तियों का प्रतिनिधित्व दिखाने के लिए हजारों डेटा सीरीज की आवश्यकता होगी और आपको शायद वर्कशीट में प्रासंगिक डेटा खोजने के लिए एक या बहुत सारे स्क्रॉल्स की आवश्यकता होगी। आदर्श रूप में स्पार्कलाइंस उन परिस्थितियों में इस्तेमाल होता है जहां आप डेटा को स्पष्ट रूप से दिखाना चाहते हैं, उसे आकर्षक बनाना चाहते हैं और जहां आपको एक चार्ट के सभी फीचर्स की जरूरत नहीं होती। दूसरी ओर चार्ट उन स्थितियों में उपयोगी है जहां आप अधिक से अधिक विस्तार में डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तथा वे अधिकतर अलग अलग डेटा श्रृंखला की तुलना के लिए बेहतर हैं। स्पार्कलाइन बनाना। स्पार्कलाइनों को अपनी वर्कशीट में जोड़ने के लिए आपको कुछ स्टेप्स करने होते हैं। जिस डेटा को आप स्पार्कलाइंस के द्वारा प्रदर्शित करना चाहते हैं उसके सेल को वर्कशीट में सेलेक्ट करें। इंसर्ट टैब में स्पार्कलाइन ग्रुप में अपनी स्पार्कलाइन के लिए इच्छित चार्ट के प्रकार पर क्लिक करें। लोकेशन रेंज टेक्स्ट बॉक्स में स्पार्कलाइन को जहां देखना चाहते हैं वहां सेल या सेल रेंज को चयनित कर ओके पर क्लिक करें।
एक्सेल में टेबल पर कार्य करना। टेबल डेटा के साथ कार्य करना आसान बनाने के लिए आप डेटा को कार्यपत्रक पर तालिका स्वरूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। परिकलित स्तंभों और कुल पंक्तियों के अतिरिक्त तालिकाएं फिल्टर करना सरल बनाती हैं, जिससे परिकलन आसान हो जाता है। टेबल तालिका बनाना। आप टेबल बनाने के लिए दो में से एक तरीका उपयोग कर सकते हैं। आप या तो डिफॉल्ट टेबल स्टाइल में कोई टेबल सम्मिलित कर सकते हैं, या आप अपनी पसंद की स्टाइल की टेबल में अपने डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट तालिका स्टाइल का उपयोग कर टेबल बनाना। किसी वर्कशीट पर सेल की उस रेंज का चयन करें जिसे आप तालिका में शामिल करना चाहते हैं। सेल रिक्त हो सकते हैं या उनमें डेटा हो सकता है। इंसर्ट टैब पर टेबल्स ग्रुप में टेबल पर क्लिक करें। कीबोर्ड शॉर्टकट आप कंट्रोल एल या कंट्रोल टी भी दबा सकते हैं। यदि चयनित रेंज में वह डेटा है जिसे आप टेबल शीर्षक के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो माय टेबल हैज हेडर चेक बॉक्स का चयन करें। यदि आप माय टेबल हैज हेडर चेक बॉक्स का चयन नहीं करते, तो टेबल हेडर डिफॉल्ट नाम प्रदर्शित करते हैं। आप डिफॉल्ट नाम को बदलने के लिए इच्छित डिफॉल्ट हेडर का चयन करके और फिर अपने इच्छित टेक्स्ट लिखकर उसे परिवर्तित कर सकते हैं। अब अपनी पसंद की स्टाइल का उपयोग करके टेबल बनाना। वर्कशीट पर रिक्त सेल या सेल रेंज का चयन करें जिसमें वह डेटा सम्मिलित है जिसे आप तालिका के रूप में फटाफट से फॉर्मेट करना चाहते हैं। होम टैब पर स्टाइल्स ग्रुप में फॉर्मेट एज टेबल पर क्लिक करें। आप फॉर्मेट एज टेबल का जब उपयोग करते हैं, एक्सेल स्वचालित रूप से एक टेबल इंसर्ट करता है। लाइट, माध्यम या डार्क के अंतर्गत उपयोग के लिए इच्छित टेबल स्टाइल पर क्लिक करें। यदि चयनित रेंज में वह डेटा है जिसे आप टेबल हेडर के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो उस टेबल स्टाइल को क्लिक करें जिसमें हेडर रो या पंक्ति है। यदि आप एक या अधिक कस्टम टेबल स्टाइल बनाते हैं, तो वह कस्टम के अंतर्गत उपलब्ध होती है। डेटा या टेबल फॉर्मेटिंग खोए बिना टेबल डिलीट करना। कोई टेबल बनाने के बाद हो सकता है इसमें शामिल टेबल कार्यक्षमता के साथ आप कार्य ना करना चाहें। हो सकता है कि टेबल कार्यक्षमता के बिना आप एक टेबल स्टाइल चाहें। आपने जो टेबल स्टाइल फॉर्मेट अप्लाई किया है, उसे खोए बिना टेबल में अपने डेटा के साथ काम करना बंद करने के लिए आप वर्कबुक में टेबल को डेटा की नियमित रेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेबल में कहीं भी क्लिक करें। इससे डिजाइन टैब जोड़कर टेबल टूल्स प्रदर्शित होते हैं। किसी सेल में डिजाइन टैब के दृश्यमान होने के लिए टेबल चयनित होना चाहिए। डिजाइन टैब पर टूल्स ग्रुप में कन्वर्ट टू रेंज पर क्लिक करें और फिर यस क्लिक करें। आप जैसे ही टेबल को वापस रेंज में रूपांतरित करते हैं, उसके बाद टेबल के फीचर उपलब्ध नहीं होते। उदाहरण के लिए रो, हेडर और अब सॉर्ट और फिल्टर एरो नहीं दिखेंगे, और संरचित संदर्भ यानी टेबल नाम का उपयोग करने वाला संदर्भ जो चालू सूत्रों में उपयोग किए गए थे, वह नियमित सेल संदर्भों में बदल जाते हैं। गोल सीक एक्सेल में उपलब्ध एक उपयोगी व्हाट इफ एनालिसिस टूल है। यदि आप सूत्र में प्राप्त होने वाला आपका इच्छित परिणाम जानते हैं, लेकिन निश्चित नहीं है कि उस परिणाम को पाने के लिए सूत्र को किस इनपुट मान की आवश्यकता है, तो गोल सीक फीचर का उपयोग करें। उदाहरण के लिए कल्पना करें कि आपको कुछ रुपए उधार लेने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि आपको कितने रुपए उधार चाहिए, आपको ऋण चुकाने में कितना समय लगेगा और आप प्रति माह कितनी राशि का भुगतान कर सकते हैं। वह ब्याज दर निर्धारित करने के लिए जो आपके ऋण लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक होगी, आप गोल सीक फीचर का उपयोग कर सकते हैं। गोल सीक केवल एक वेरिएबल इनपुट वैल्यू के साथ कार्य करता है। यदि आप एक से अधिक इनपुट वैल्यूज के साथ कार्य करना चाहते हैं, जैसे कि ऋण की राशि और एक मासिक भुगतान, तो आप सॉल्वर एडन का उपयोग कर सकते हैं। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। क्योंकि हम अपने गोल को पाने के लिए ब्याज दर की गणना करना चाहते हैं, इसलिए पीएमटी फंक्शन का उपयोग करेंगे, क्योंकि यह मासिक भुगतान राशि को परिकलित करता है।
इस उदाहरण में मासिक भुगतान राशि वह गोल है जिसे आप पाना चाहते हैं। गोल सीक के लिए डेटा तैयार करना। एक्सेल में नया खाली वर्कशीट खोलें। वर्कशीट को पढ़ने में सरल बनाने के लिए प्रथम कॉलम में ये लेबल जोड़ें। A1 सेल में ऋण की राशि लिखें। A2 सेल में माह में अवधि लिखें। A3 सेल में ब्याज दर लिखें। A4 सेल में भुगतान लिखें। उसके बाद आपको जो वैल्यू ज्ञात है वह जोड़ें। सेल B1 में 2 लाख लिखें। यह वह राशि है जो आप उधार लेना चाहते हैं। सेल B2 में 180 लिखें। यह उन महीनों की संख्या है जिसमें आप ऋण चुकाना चाहते हैं। फिर वह फॉर्मूला ऐड करें जिसके लिए आपका गोल है। सेल B4 में PMT B3/12 B2 B1 लिखें। यह सूत्र भुगतान राशि को परिकलित करता है। इस उदाहरण में आप प्रत्येक माह में 2000 का भुगतान करना चाहते हैं। आप यहां उस राशि को नहीं लिखेंगे क्योंकि आप ब्याज दर निर्धारित करने के लिए गोल सीक का उपयोग करना चाहते हैं और गोल सीक में सूत्र के साथ शुरुआत करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि सेल B3 में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए एक्सेल 0% ब्याज दर मानता है और यह 1111.11 रुपए का भुगतान देता है। अब आप उस वैल्यू पर ध्यान ना दें। ब्याज दर के निर्धारण के लिए गोल सीक का उपयोग करना। डेटा टैब पर डेटा टूल्स ग्रुप में व्हाट इफ एनालिसिस पर क्लिक करें और फिर गोल सीक पर क्लिक करें। सेट सेल बॉक्स में उस सेल का रेफरेंस दर्ज करें जिसमें वह सूत्र हो जिसे आप ढूंढना चाहते हो। इस उदाहरण में यह B4 है। ट्रू वैल्यू बॉक्स में आपकी भुगतान राशि -2000 लिखें। संख्या ऋणात्मक है क्योंकि यह एक भुगतान है। यह वह परिणाम है जो आप सूत्र से प्राप्त करना चाहते हैं। बाय चेंजिंग सेल बॉक्स में B3 दर्ज करें जो उस वैल्यू को शामिल करने वाले अक्ष से संदर्भित है जिसे आप समायोजित करना चाहते हैं। ओके पर क्लिक करें। गोल सीक रन होगा और परिणाम बताएगा। अंत में टारगेट सेल B3 को फॉर्मेट करें ताकि वह प्रतिशत को प्रदर्शित कर सके। होम टैब पर नंबर ग्रुप में परसेंटेज क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि गोल सीक का इस्तेमाल कर आपने यह पता लगाया कि 8.76% के ब्याज दर से आप अपने 2 लाख के ब्याज को हर महीने 2000 रुपए चुकाकर 180 महीने में चुका देंगे। सिनेरियो मैनेजर। एक सिनेरियो यानी परिदृश्य कुछ वैल्यू का सेट है जिसे एक्सेल सेव करता है और किसी वर्कशीट पर सेल में स्वचालित रूप से स्थानापन्न कर सकता है। आप किसी वर्कशीट पर मूल्यों के विभिन्न ग्रुप बना और सेव कर सकते हैं और फिर विभिन्न परिणाम देखने के लिए इन नए परिदृश्यों में से किसी पर भी स्विच कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके पास 2 सेल्स परिदृश्य हैं, एक सबसे बुरा और एक सबसे अच्छा। आप इन दोनों परिदृश्यों को एक ही वर्कशीट पर बनाने के लिए सिनेरियो मैनेजर का उपयोग कर सकते हैं और फिर उनके बीच स्विच कर सकते हैं। प्रत्येक परिदृश्य के लिए आप परिवर्तित होने वाले सेल और उस परिदृश्य के उपयोग के लिए वैल्यू को निर्दिष्ट करते हैं। जब आप परिदृश्यों के बीच में स्विच करते हैं तो परिणाम सेल विभिन्न परिवर्तित होते सेल वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं। डेटा विश्लेषण। पाइवॉट टेबल। पाइवॉट टेबल्स आपको वर्कशीट डेटा को समरी बनाकर तथा विभिन्न तरीकों से डेटा को मैनिपुलेट कर बहुत अधिक प्रबंधनीय बनाती है। जब हम विशाल और जटिल स्प्रेडशीट के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं तो पाइवॉट टेबल एक महत्वपूर्ण टेबल हो सकती है। इसके साथ ही इनका अच्छी तरह से छोटी छोटी स्प्रेडशीट के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है। अब हम पाइवॉट टेबल के बेसिक्स सीखेंगे कि इन्हें कैसे बनाया जाता है और कैसे इसमें काम किया जाता है। एक्सेल 2010 में एक पाइवॉट टेबल उत्पन्न करने के लिए उस टेबल या सेल का कॉलम हेडर सहित चयन करें जिसमें वह डेटा है जिसे आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। इंसर्ट टैब पर टेबल ग्रुप्स में पाइवॉट टेबल बटन पर क्लिक करें।
क्रिएट पाइवॉट टेबल डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। ओके पर क्लिक करें। एक ब्लैंक पाइवॉट टेबल बाईं ओर दिखेगी और फील्ड लिस्ट दाईं ओर दिखाई देगी। उचित फील्ड जोड़कर रिपोर्ट बदली जा सकती है। पाइवॉट टेबल रिपोर्ट को कॉम्पैक्ट, आउटलाइन या टेबुलर फॉर्म में बदलना। पाइवॉट टेबल रिपोर्ट में कहीं भी क्लिक करें, पाइवॉट टेबल टूल्स प्रदर्शित होगा और ऑप्शन विद डिजाइन टैब जुड़ जाएगा। डिजाइन टैब पर लेआउट ग्रुप में रिपोर्ट लेआउट पर क्लिक करें और कोई एक चुनें। शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म ये संबंधित डेटा को क्षैतिज रूप से स्क्रीन के बाहर तक फैलने से रोकता है और स्क्रॉल करना कम करता है। ये लेआउट पाइवॉट टेबल बनाते समय स्वचालित रूप से लागू होता है। कॉम्पैक्ट फॉर्म में फील्ड एक कॉलम में होते हैं और नेस्टेड कॉलम संबंध दिखाते हैं। शो इन आउटलाइन फॉर्म ये पाइवॉट टेबल में डेटा को बाह्य रेखांकित करता है। इसमें आइटम पूरे कॉलम पर पदानुक्रम में बाह्य रेखांकित किए जाते हैं। शो इन टेबुलर फॉर्म यह सब कुछ टेबल फॉर्मेट में दर्शाता है, जिससे सेल की प्रतिलिपि को किसी अन्य वर्कशीट में बनाना आसान हो जाता है। फील्ड्स जोड़ना। रिपोर्ट में फील्ड्स जोड़ने के लिए फील्ड सेक्शन में प्रत्येक फील्ड नाम के लिए चेक बॉक्स का चयन करें। फील्ड लेआउट सेक्शन के डिफॉल्ट क्षेत्र में रखा जाता है, लेकिन यदि आप चाहें तो आप फील्ड पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से असंख्यक फील्ड्स रो लेबल्स एरिया में जोड़े जाते हैं। संख्यक फील्ड्स वैल्यू एरिया में जोड़े जाते हैं तथा दिनांक वे समय कॉलम लेबल एरिया में जोड़े जाते हैं। फील्ड नाम पर राइट क्लिक करें और फील्ड को लेआउट सेक्शन के विशिष्ट क्षेत्र में रखने के लिए तब उचित कमांड एड टू रिपोर्ट फिल्टर, एड टू कॉलम लेबल, एड टू रो लेबल या एड टू वैल्यू का चयन करें। आप किसी फील्ड नाम को क्लिक कर दबाकर भी रख सकते हैं और तब लेआउट सेक्शन में फील्ड सेक्शन और किसी एरिया के बीच में फील्ड को खींच सकते हैं। एक से अधिक बार फील्ड जोड़ने के लिए कार्यवाही दोहराएं। रो लेबल्स को बदलने के लिए रो लेबल्स एरिया में पहले से मौजूद किसी भी फील्ड को ड्रैग कर बाहर खींचें और वो गायब हो जाएंगे। पाइवॉट टेबल फील्ड सूची में से एक नए फील्ड को रो लेबल्स क्षेत्र में ड्रैग करें। पाइवॉट टेबल नई डेटा को दिखाने के लिए समायोजित यानी एडजस्ट होगा। कॉलम लेबल जोड़ने के लिए एकाधिक कॉलम दिखाने के लिए आपको कॉलम लेबल जोड़ने की जरूरत है। पाइवॉट टेबल फील्ड सूची में से एक नए फील्ड को कॉलम लेबल्स एरिया में ड्रैग करें। पाइवॉट टेबल में अब एक से अधिक स्तंभ होंगे। पाइवॉट टेबल हेतु टैब। साधारण स्प्रेडशीट डेटा की तरह आप पाइवॉट टेबल के डेटा को भी सॉर्ट कर सकते हैं। इसके लिए होम टैब पर उपलब्ध सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड का उपयोग करें। आप इसमें कोई फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आप किसी नंबर फॉर्मेट को करेंसी में बदल सकते हैं। हालांकि सावधान रहें, क्योंकि पाइवॉट टेबल मॉडिफाई होते ही फॉर्मेटिंग गायब हो जाती है। यदि आप अपने स्रोत वर्कशीट में किसी भी डेटा में बदलाव करते हैं तो स्वचालित रूप से पाइवॉट टेबल अपडेट नहीं होगा। इसे मैन्युअली अपडेट करने के लिए पाइवॉट टेबल का चयन करें और फिर ऑप्शन में रिफ्रेश विकल्प पर जाएं। पाइवॉट चार्ट इस्तेमाल करना। एक पाइवॉट चार्ट एक साधारण चार्ट की तरह ही है, सिवाय इसके कि ये एक पाइवॉट तालिका से डेटा को प्रदर्शित करता है। एक नियमित चार्ट की तरह आप इसमें भी एक चार्ट प्रकार, लेआउट और शैली का चयन कर डेटा का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हो जाएंगे। पाइवॉट चार्ट बनाने के लिए पाइवॉट टेबल में कोई भी सेल लें। रिबन पर ऑप्शन टैब दिखाई देगा। ऑप्शन टैब से पाइवॉट चार्ट कमांड पर क्लिक करें। पाइवॉट चार्ट वर्कशीट पर दिखाई देगा। अगर आप चाहते हैं तो इसे क्लिक और ड्रैग करके मूव कर सकते हैं। अगर आप पाइवॉट टेबल में कोई बदलाव करते हैं तो पाइवॉट चार्ट में स्वतः ही एडजस्ट हो जाएंगे। एक्सेल 2010 में अन्य फीचर। स्लाइसर एक्सेल 2010 में फिल्टरिंग डेटा को आसान और अधिक इंटरैक्टिव बनाने के लिए शुरू किए गए थे। वे मूल रूप से सिर्फ रिपोर्ट फिल्टर होते हैं,
लेकिन वे और अधिक इंटरैक्टिव और तेज होते हैं क्योंकि वे आपको जल्दी से आइटम्स का चयन करें और तुरंत परिणाम देखने में मदद करते हैं। यदि आप अपने पाइवट टेबल को बहुत फिल्टर करते हैं, आप स्लाइसर के बजाय रिपोर्ट फिल्टर्स का उपयोग कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अपने डेटा पर सशर्त फॉर्मेटिंग अप्लाई करके आप बहुत तेजी के साथ वैल्यू की रेंज में अंतरों को पहचान सकते हैं। उस डेटा का चयन करें जिसे सशर्त रूप से फॉर्मेट करना चाहते हैं। होम टैब पर स्टाइल्स ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पास के तीर पर क्लिक करें और फिर कलर स्केल पर क्लिक करें। सशर्त स्वरूपण यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके डेटा का पूर्वावलोकन देखने के लिए कलर स्केल चिन्हों पर माउस घुमाएं। 3 कलर स्केल का चयन करें। शीर्ष रंग उच्च वैल्यू को, मध्य रंग मध्यम वैल्यू का और नीचे का रंग निम्न वैल्यू को प्रदर्शित करता है। आप अन्य उपलब्ध स्टाइल्स के साथ अपने डेटा पर एक्सपेरिमेंट कर परिणाम देख सकते हैं। डुप्लीकेट पर कार्य करना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूनिक वैल्यू को फिल्टर करने या डुप्लीकेट वैल्यू हटाने के कई तरीके हैं। यूनिक वैल्यू को फिल्टर करने के लिए डेटा टैब में उपलब्ध सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में एडवांस्ड कमांड का इस्तेमाल करें। डुप्लीकेट वैल्यू हटाने के लिए डेटा टैब में डेटा टूल्स ग्रुप के रिमूव डुप्लीकेट कमांड का इस्तेमाल करें। अद्वितीय या डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए होम टैब पर स्टाइल ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड का उपयोग करें। अनन्य यूनिक वैल्यू को फिल्टर करना। सेल रेंज का चयन करें या सुनिश्चित करें कि टेबल में सेल सक्रिय है। डेटा टैब पर सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में एडवांस्ड पर क्लिक करें। एडवांस्ड फिल्टर डायलॉग बॉक्स में सेल रेंज या टेबल फिल्टर करने के लिए फिल्टर द लिस्ट पर क्लिक करें। एडवांस्ड फिल्टर डायलॉग बॉक्स में फिल्टर के परिणामों की अन्य स्थान पर प्रतिलिपि बनाने के लिए कॉपी टू अनदर लोकेशन पर क्लिक करें और कॉपी टू बॉक्स में कोई सेल रेफरेंस दर्ज करें। सेलेक्ट यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली चेकबॉक्स का चयन करें और ओके पर क्लिक करें। चयनित रेंज से अनन्य वैल्यू की प्रतिलिपि नए स्थान में बन जाती है। मूल डेटा प्रभावित नहीं होता। डुप्लीकेट वैल्यू को हटाना। जब आप डुप्लीकेट मानों को निकालते हैं तो केवल टेबल या सेल रेंज के वैल्यू प्रभावित होते हैं। सेल रेंज या टेबल के बाहर के कोई भी अन्य वैल्यूज परिवर्तित नहीं होते और अन्य स्थान पर नहीं जाते। सेल रेंज का चयन करें या सुनिश्चित करें कि टेबल में सेल सक्रिय हैं। डेटा टैब पर डेटा टूल्स ग्रुप में रिमूव डुप्लीकेट्स क्लिक करें। कॉलम के अंदर एक या अधिक कॉलम का चयन करें। एक्सेल ये इंगित करते हुए एक संदेश प्रदर्शित करता है कि कितने डुप्लीकेट वैल्यूज को निकाला गया और कितने यूनिक वैल्यूज शेष हैं, या फिर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं निकाले गए। ओके पर क्लिक करें। यूनिक या डुप्लीकेट वैल्यू को सशर्त रूप से फॉर्मेट करना। रेंज, टेबल या पाइवट टेबल रिपोर्ट में एक या अधिक सेल का चयन करें। होम टैब पर स्टाइल ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पास वाले तीर पर क्लिक करें और फिर हाईलाइट सेल रूल्स पर क्लिक करें। डुप्लीकेट वैल्यू सेलेक्ट करें। वे वैल्यूज लिखें जिन्हें आप उपयोग करना चाहते हैं और फिर एक फॉर्मेट का चयन करें। कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड। कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड का इस्तेमाल कर आप साधारण सेल कंटेंट जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इत्यादि को अलग अलग कॉलम में कर सकते हैं। आपने किस तरह डेटा अरेंज किया हुआ है उसके आधार पर आप सेल कंटेंट को डिलीमीटर से स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे स्पेस या अन्य कैरेक्टर जैसे कॉमा, पीरियड, सेमीकोलन, या आप डेटा में एक कॉलम ब्रेक लोकेशन के आधार पर डेटा स्प्लिट कर सकते हैं। सीमांकक। सीमांकक के आधार पर कंटेंट अलग करना। इस विधि का उपयोग तब करना चाहिए
जब आपके नाम यानी कंटेंट जो आप स्प्लिट करना चाहते हैं वह सीमांकक से अलग हो, जैसे स्पेस, कॉमा या अन्य कैरेक्टर। कन्वर्ट करने के लिए इच्छित डेटा की रेंज का चयन करें। डेटा टैब पर डेटा टूल्स ग्रुप में टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक करें। कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड के चरण 1 में डिलिमिटेड पर क्लिक करें और फिर नेक्स्ट क्लिक करें। चरण 2 में स्पेस चेकबॉक्स का चयन करें और तब डिलीमीटर के अंतर्गत अन्य चेकबॉक्स क्लियर करें। डेटा प्रीव्यू बॉक्स पहले और अंतिम नामों को 2 अलग कॉलम में दर्शाता है। नेक्स्ट क्लिक करें। चरण 3 में डेटा रिव्यू बॉक्स में कोई कॉलम क्लिक करें और तब डेटा फॉर्मेट कॉलम के तहत टेक्स्ट पर क्लिक करें। डेटा रिव्यू बॉक्स में प्रत्येक कॉलम के लिए ये चरण दोहराएं। यदि आपके पूरे नाम के बाद वाले कॉलम में अलग की गई सामग्री सम्मिलित करना चाहते हैं तो डेस्टिनेशन बॉक्स के दाईं ओर के चिन्ह को क्लिक करें और तब सूची में पहले नाम के बाद वाले सेल का चयन करें। यदि आप नए कॉलम के लिए नया डेस्टिनेशन निर्दिष्ट नहीं करते तो अलग किया गया डेटा मूल डेटा को बदल देगा। कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड के दाईं ओर के चिन्ह पर क्लिक करें। फिनिश पर क्लिक करें। वर्कशीट और उसके तत्वों को संरक्षित करना। डिफॉल्ट रूप से जब आप किसी वर्कशीट को सुरक्षित करते हैं, वर्कशीट पर सभी सेल लॉक हो जाते हैं और उपयोगकर्ता किसी लॉक सेल में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। आप एक लॉक सेल में ना तो डेटा इंसर्ट कर सकते हैं और ना ही डेटा संशोधित, डिलीट या फॉर्मेट कर सकते हैं। हालांकि जब आप वर्कशीट को प्रोटेक्ट करें तो यह निर्दिष्ट कर सकते हैं कि उपयोगकर्ता किन तत्वों को परिवर्तित करने में सक्षम होंगे। वर्कशीट तत्वों को संरक्षित करना। उस कार्यपत्रक का चयन करें जिसे आप रक्षित करना चाहते हैं। किन्हीं कक्षों या श्रेणियों को अनवरोधित करने के लिए जिन्हें आप चाहते हैं कि अन्य उपयोगकर्ता बदल सकने में सक्षम हो सकें, ये करें। उस प्रत्येक कक्ष या श्रेणी का चयन करें जिसे आप अनलॉक करना चाहते हैं। होम टैब पर सेल ग्रुप में फॉर्मेट क्लिक करें और तब फॉर्मेट सेल पर क्लिक करें। प्रोटेक्शन टैब पर लॉक चेकबॉक्स क्लियर करें और तब ओके पर क्लिक करें। सूत्रों को छुपाने के लिए जिन्हें आप चाहते हैं कि दिखाई ना दें, ये करें। वर्कशीट में उन सेल का चयन करें जिनमें वह सूत्र है जिन्हें आप छुपाना चाहते हैं। होम टैब पर सेल ग्रुप में फॉर्मेट क्लिक करें और तब फॉर्मेट सेल पर क्लिक करें। प्रोटेक्शन टैब पर हिडन चेकबॉक्स का चयन करें और तब ओके पर क्लिक करें। किन्हीं ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स जैसे चित्र, क्लिप आर्ट, आकृति या स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को अनलॉक करने के लिए जिन्हें आप चाहते हैं कि उपयोगकर्ता बदल सकने में सक्षम हो, ये करें। कंट्रोल को दबाकर उस प्रत्येक ग्राफिक ऑब्जेक्ट को क्लिक करें जिसे आप अनलॉक करना चाहते हैं। इससे पिक्चर टूल्स या ड्राइंग टूल्स प्रदर्शित होता है। वे फॉर्मेट टैब जुड़ जाता है। फॉर्मेट टैब पर साइज ग्रुप में साइज के आगे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इमेज पर क्लिक करें। प्रॉपर्टीज टैब पर लॉग्ड चेक बॉक्स क्लियर करें और ओके पर क्लिक करें। रिव्यू टैब पर चेंज ग्रुप में प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करें। पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट बॉक्स में शीट के लिए एक पासवर्ड टाइप करें और ओके पर क्लिक करें और फिर से पासवर्ड टाइप कर कंफर्म करें।